हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया से। टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। और ये आपका काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक को जो दिया गया सिलेबस में आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब हिंदी वालों के लिए ये क्या है? राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र राष्ट्रवाद। ठीक है, उसका और राइज का मतलब क्या होता है? उदय। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। और ये हमारा डिटेल्स का मतलब मेंस में हम कैसे आंसर को लिखेंगे, जो हम लोग बोलते हैं ना कनेक्टिविटी मल्टीपल डायमेंशन की। ठीक है, वो हम देने की कोशिश करेंगे और इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डेवलप होगा कि हम किस एंगल से सोच सकते हैं, किस एंगल से सोच सकते हैं आंसर को राइट करने के लिए। राइट आंसर राइटिंग में यूजफुल होगा। ओके, तो इसमें दो चीजें आपका है ना, एक है नेशनलिज्म और दूसरा है उसका उदय, राइज कैसे हुआ। तो नेशनलिज्म को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, तभी तो हम उसका उदय कैसे उसका उदय हुआ, राइज हुआ, हम समझे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से कि व्हाट कुड बी द, मैं लिख देता हूँ, व्हाट कुड बी the main reason, what could be the main reason, है ना, main reason to rise nationalism, ठीक है, in India। ठीक है, डिस्कस डिस्कस कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। राइट, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम कैसे कर सकते हैं? राइट, तो सबसे पहले अगर आप मान के चलिए आपको उस टाइम पे सारा पॉइंट्स क्लिक नहीं कर रहा है, राइट, बट आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, तो उसको कैसे मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट नेशनलिज्म का, नेशनलिज्म किसको बोलते हैं? ठीक है, और इसका जो उदय हुआ हमारे इंडिया में किस लिए हुआ? तो सबसे पहले देखो दोस्त, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आया हुआ था ना, ठीक है, ब्रिटिश रूल, आपका किसी जो नेशनलिज्म वर्ड है ना कहीं आपका नेशनल, नेशन का मतलब क्या होता है? कोई कंट्री होता है, राइट। नेशन मतलब क्या हो? कंट्री। ठीक है, और उसके अंदर आपका जो भावनात्मक है ना, राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेशनलिज्म जो होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये उसको दर्शाता है। और कंट्री, और सबसे पहला जो नेशनलिज्म कहीं पे भी उसका जो हुआ ना उदय, राइज, मेन और पॉइंट है आपका फ्रीडम, आजादी। इसी से, इसी के इर्द गिर्द गिर्द जो है ना ये कॉन्सेप्ट घूमता है, फ्रीडम। अब चाहे फ्रीडम किसी टाइप का हो, वो आपका एक्सप्लॉइटेशन हो, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, है ना, एक्सप्लॉइटेशन हो, या तो किसी भी टाइप का आपसे फ्रीडम जो है ना, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का हो गया, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी हो, तो मेन है आपका फ्रीडम। और फ्रीडम नहीं है, ठीक है, फ्रीडम नहीं है, अच्छा हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ मैं, एक्सप्लोइटेशन का मतलब शोषण। ठीक है, शोषण। अगर आपका शोषण हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपका भावनात्मक जो है नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम टेक्निकलिटी में जाए इसका, तो हम नेशनलिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम सेंस ऑफ, ऐसा लिखेंगे, सेंस ऑफ प्राइड। हम अपना नेशन के जो प्रति है ना गर्व महसूस करना चाहिए कि जो भी है हमारा नेशन इज द बेस्ट वन। हमारा नेशन, नेशन के प्रति क्या होना चाहिए? प्राइड फील होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या बोल सकते हैं? हमारा सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए, सेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब जितने भी रिलीजन है ना, यूनिटी मतलब आपको क्या बोल सकते हो उसका? एकता, राइट, हिंदी में एकता।
तो सेंस ऑफ यूनिटी में आपका रिलीजन आ जाएगा, आपका कास्ट आ जाएगा, करेक्ट, लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज। तो ये सब में अगर आपका यूनिटी है, सेंस ऑफ प्राइड है, तो ये सब नेशनलिज्म का फीचर हो जाता है, ठीक है। और आपका एक और होता है सेंस, एक सेकंड पेन रुका दे रहा है, सेंस ऑफ लॉयलिटी। आप अपने जो कंट्री के प्रति जो कितने लॉयल लॉयल हो, लॉयल मतलब निष्ठा, ठीक है, कितना कंट्री के प्रति आप निष्ठा रखते हो। फिर आपका क्या हो जाता है, एक होता है अटैचमेंट, अफेक्शन एंड अटैचमेंट। बोले आप अफेक्शन लिखो, अफेक्शन एंड, एक सेकंड पेन को थोड़ा सा, ठीक है, अफेक्शन एंड अटैचमेंट। अगर आपका कंट्री के प्रति अफेक्शन एंड अटैचमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, स्नेह एंड लगाव, ठीक है, स्नेह एंड लगाव। फिर क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, पेट्रियोटिक, ठीक है, मतलब देशभक्ति, जिसको बोलते हैं देशभक्ति, पेट्रियोटिक। और आप क्या बोल सकते हो, और नेशनलिज्म में को डिफाइन करने का क्या तरीका हो सकता है, फ्रीडम ऑफ, मतलब ये यहाँ से हो गया सेंस ऑफ प्राइड, गर्व, सेंस ऑफ लॉयलिटी, ठीक है। अच्छा ये यूनिटी है, लॉयलिटी बाद में है, ठीक है, ये हो गया। देन आपका अफेक्शन एंड अटैचमेंट, पेट्रियोटिक, देशभक्ति, ये हो गया। मतलब जितना भी हो गया ना, ये सब क्या है, ये नेशन के प्रति नेशनल इंटरेस्ट हो गया, राइट, ये सब क्या है, नेशन इंटरेस्ट, और यू कैन से नेशनल इंटरेस्ट। यही सब आपका क्या दर्शाता है, ये नेशनलिज्म का भाव पैदा करता है, करेक्ट। और इसके साथ साथ आप अगर मेन पॉइंट अगर बोलो, तो फ्रीडम के साथ साथ आपका अगर सोवरानिटी है, जो मैं आपको बताया था, पॉलिटी जो पढ़ाया था, सोवरानिटी मतलब संप्रभुता, यहाँ पे अगर आपका अटैक होता है ना, सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अगर इस चीज में सोवरेनिटी का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, राइट। अगर कोई स्टेट है, कोई स्टेट है, और स्टेट में मतलब क्या हो गया, स्टेट इज नॉट लाइक झारखंड, बिहार स्टेट, स्टेट मतलब नेशन स्टेट, पॉलिटी वाले का देख लेना, नेशन स्टेट। स्टेट में क्या होता है, सबसे पहले आपका टेरिटरी होता है, मतलब लैंड, देन पॉपुलेशन, देन गवर्नमेंट, एंड देन आपका सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, सोवरेनिटी होता है यहाँ पे, ठीक। अगर किसी स्टेट को हम इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, जब वो अपने आप में सॉवरेन है, राइट, सॉवरेनिटी है। अगर इसी पे अटैक होता है, तो इंडिया में जो मतलब जो रूल था किसका था, ब्रिटिश रूल था, राइट। और हमारे पास मतलब टेरिटरी तो था इंडिया में, ठीक है, मतलब लैंड, मतलब हमारे पास एरिया था, पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट भी था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट था, करेक्ट। बट हमारा जो मेन चीज था सॉवरेनिटी, यहाँ पे हमारा संप्रभुता पे एक तरह से अटैक हुआ था, ठीक है, हमारा संप्रभुता पे अटैक हुआ था, जिसके कारण से ही हमारा जो मेन है नेशनलिज्म का जो भावना यहाँ से उठ के आता है। होप आपको इतना समझाने का मकसद क्या था, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो एक और हम लिखते हैं यहाँ पे, नेशनल इंटरेस्ट, को समझ में आ रहा होगा। अगर ये सब नहीं आएगा ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या, हम अपने कंट्री को क्या करते हैं, लव, राइट, एक सेकंड, हाँ, ओह, लव आवर ओन नेशन, राइट। सभी हम अपने नेशन को प्यार करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन। तो अब नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखो आप, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले हमारा जो कल्चरल एक्सपेक्ट था, कल्चरल एक्सपेक्ट, यहाँ पे हमारा अटैक, यहाँ पे भी अटैक हुआ, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। हम एक सेकंड, कॉलोनियल किसके थे, हम ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश। तो डेफिनेटली जितनी जितना भी बात करूंगा, वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही होगा, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन जो था, तो यहाँ पे हमारा कल्चरल एक्सपेक्ट पे भी अटैक हुआ,
देन हमारा इंडिपेंडेंस जो था, जिसकी बात कर रहा था मैं, सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमारा इंडिपेंडेंस भी नहीं था, और हम क्या बोल सकते हैं उसको, सोवरेनिटी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तभी यहाँ पे लिखो सोवरेनिटी, राइट। ये सब चीजें जो था ना, मेन हमारा एस्पेक्ट था नेशनलिज्म का राइज होने का, ठीक है। एक एक करके जाएंगे, लेकिन हमारा सबसे जो सॉवरेनिटी था, राइट, हम इंडिपेंडेंस नहीं थे, जो हम लोग बोलते हैं सेल्फ रूल या तो सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, स्वराज, जिसको क्या बोलते हैं स्वराज, वो हम हमारे पास नहीं था। स्वराज इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी था, राइट, फॉरेन पॉलिसी, इस समय इंडिया एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो था वो ब्रिटिश के हाथ में था, ठीक है। ब्रिटिश जो हमको बोलेगा वही हमको करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम भी क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी थे, राइट। सो यहाँ पे मेन होता है कि यहाँ पे हमारा संप्रभुता पे अटैक हो जाना, राइट। देन हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं था, ठीक। और कल्चरल एस्पेक्ट मतलब हमारा जो देसी स्टाइल था, है ना, तो वहीं यहाँ पे भी अटैक करना, जैसे कि हमारा जो वहां से वेस्टर्न जो कल्चर आया, वेस्टर्न कल्चर, राइट, कल्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन, क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है। प्लस हमारा क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, हमारे इंडियन ट्रेडिशन एजुकेशन सिस्टम था, वहां पे भी अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और ब्रिटिश जो था वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, राइट, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने सारे एस्पेक्ट हुआ, और फाइनली ऑल दिस लेड फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब आपको क्लियर हो रहा है, राइट। और अभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा भी ये सब याद रखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से राइज ऑफ नेशनलिज्म को डिफाइन किया मैंने, कि है किसी कंट्री का सबसे मेन जो मुद्दा है वो फ्रीडम ही है, राइट। और एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण अगर होता है, तो ही हम नेशनलिज्म को यूनिटी में कन्वर्ट करते, राइट। क्योंकि हमारा एकता कब आता है, जब हमारा सबका एक कॉमन प्रॉब्लम हो, राइट, सबका क्या हो, एक कॉमन प्रॉब्लम हो। हमारा कॉमन प्रॉब्लम क्या था, सबके साथ हमारा एक्सप्लोइटेशन होता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो। क्योंकि हम तो पूरा कंट्री गुलाम था, राइट, वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सो इसीलिए हमारा चीजें नेशनलिज्म उभर के आया। अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब कारण देखते हैं। या तो यहाँ से और कुछ चीज लिख सकते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म में और हम क्या लिख सकते हैं, हम कब अपने आप को ये यहाँ पे लिखो, नया पेज पे लो, ठीक है। अब जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, तो हम कई ऐसे हमने ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमने बहुत सारे ऐसे कुछ किए इवेंट, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हुआ। फॉर एग्जांपल हमने क्या अभी, या तो ऐसे सोचो, नेशनलिज्म होता कैसे है, अगर हम इंडियन फ्लैग, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जब हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, देन सॉन्ग की बात करते हैं, राइट, दैट इज एंथम, राइट, देन आपका फ्लैग हो गया, एंथम हो गया, सिंबल हो गया, ये सब क्या आपको दर्शाता है कि यूनिटी है, राइट। यूनिटी, चाहे कुछ भी हो, यूनिटी एंड जो डाइवर्सिटी का टर्म दिया गया है, राइट, डाइवर्सिटी। तो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल, these are part of, or you can say these led to नेशनलिज्म, राइट। हम नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर करते हैं। नेशनल हॉलीडे से मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम एकता दिखाते हैं, हमारा यूनिटी है। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर, राइट, देन आपका ये गांधी जयंती हो गया, राइट, सिमिलरली इंडिपेंडेंस डे, राइट, आजादी दिवस, देन रिपब्लिक डे, दिस ऑल नथिंग बट पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। मतलब ये अगर आप अभी के बच्चों को पूछोगे, अगर या तो
अभी 100 साल के बाद का बच्चों का पूछोगे कि नेशनलिज्म, उनको थोड़ा बुक में ही देख के समझ में, मतलब पढ़ो, जब तक पढ़े तभी नेशनलिज्म का वो फील आएगा। ठीक है। तो जब तक किसी को बताएगा नहीं कि क्या चीज है, तो हम 2 अक्टूबर क्यों मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे क्यों, धीरे धीरे क्योंकि कल्चर हमारा उस डायरेक्शन पे भी नहीं रहा। ऐसा सिर्फ इंडिया अगर पाकिस्तान का मैच होगा तभी हमारा राष्ट्रवाद जागता है। राइट, इंडिया पाकिस्तान। जैसे चाइना के साथ हमारा राष्ट्रवाद नहीं जागता, क्यों? क्योंकि एलएसी में अभी अगर देखोगे तो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है। राइट। लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि हमारे से वो पावरफुल कंट्री है। छोड़ो, ये हमारे टॉपिक से बाहर जा रहा है। तो होप आपको यहाँ से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ में आ गया। राइट, कि क्या क्या चीजें नेशनलिज्म के अंदर आती है। मेन आपका होता है सॉवरेनिटी पे अटैक, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद तो छोटा छोटा चीज है, लेकिन मेन मुद्दा बता दिया। नाउ अब हम जो मेन टॉपिक है कि द फैक्टर्स, कौन सा ऐसा फैक्टर था, राइट, फैक्टर्स दैट लीड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म। ऐसे कौन से कारण था, ठीक है, फैक्टर्स था जो नेशनलिज्म का भावना को या तो राइज या तो उदय बोली। ठीक है। सबसे पहला, सबसे पहला ये ब्रिटिश, पहला पॉइंट होगा ब्रिटिश को, ब्रिटिश, ऐसा लिखो इसको, इम्पैक्ट ऑफ, ऐसे लिखो इसको यहाँ से। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पहला पॉइंट। जो हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो इम्पैक्ट पड़ा हमारे समाज पे, हमारे इंडिया में, हमारे राष्ट्र में, ठीक है, उसके कारण ही, मतलब पहला कारण जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो हम हमारा जो मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, औपनिवेशिक, कैसे बोलते हैं, राइट, औपनिवेशिक। तो गुलामी का कारण ही जो था हमारा पहला, और इसके कारण क्या हुआ ना, ब्रिटिश ने ऐसे कुछ पॉलिसी बना दी है, हमारे हमको थोपा गया। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉलिसी बना बना के हमारे पास थोपा गया, जिसके कारण हमारा और जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म का भावना पैदा हो जाता है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट इज योर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या हो गया, आपका भू राजस्व, भू राजस्व प्रणाली, राइट, प्रणाली। इससे क्या हुआ, आपको पता है, भू लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपका मेनली 3 आया था। राइट, एक परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड आपका आया था रोयतवारी, रोयतवारी सिस्टम, और सी में आपका आया था महलवारी, महलवारी सिस्टम। ठीक। अब सबका मकसद एक ही था, सबका मकसद एक ही क्या था, हेवी टैक्स लगाओ। क्या लगाओ, हेवी टैक्स। ठीक है, सारा सिस्टम का। और इससे क्या होगा, हेवी टैक्स लगेगा तो हमारे जो फार्मर्स है, राइट, फार्मर्स या तो पीजेंट बोल लो, पीजेंट, इस पे काफी सारा बर्डन आ गया। ऑब्वियसली हेवी टैक्स लगाओ तो बर्डन तो आएगा ही, राइट। जिस, अब तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। ठीक है। इसी को हमने इकोनॉमी, क्योंकि हैवी टैक्स लगा दिया तो सारा का सारा जो इकोनॉमी है वो ड्रेन हो रहा था। ठीक है। और यहाँ से इंडिया से जो ये टैक्स लगा के पैसे कमा के कहाँ पे लेके जा रहे थे, अपना देश ब्रिटेन। सो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन शुरू हो गया। ठीक है। और इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन को आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में, आर्थिक शोषण। ठीक है, आर्थिक शोषण, पता नहीं सही लिख पा रहा हूँ हिंदी, आप लोग देख लेना। ठीक है, आर्थिक शोषण। अच्छा, अब हमारा परमानेंट जो सेटलमेंट था, ये मोस्टली हमारा कहाँ पे था, बंगाल रीजन पे लागू किया गया था, राइट। और ये आया कब था, 1793 में।
किसके द्वारा? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के द्वारा। और रॉयतवारी सिस्टम आपका कहाँ पे था 1820 में? ये आपका मोस्टली मद्रास प्रोविंस में था। ठीक है, मद्रास प्रोविंस में। और इस किसने लाया था ये? थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो के द्वारा ये लाया गया था। और महलवारी सिस्टम आपका पंजाब रीजन में था। ठीक है, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक जगह का उसमें एक प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। वहां पे महलवारी सिस्टम को लागू किया गया था। ये था आपका 1833 में। और इसको किसने लागू किया था? ये था हॉल्ट, हॉल्ट मैकेंजे। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजे, इसके द्वारा। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे किसान फार्मर्स के लिए बहुत हैवी टैक्सेस के चलते इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन कर रहा था, राइट। इसमें से मतलब पहला पॉइंट में ये चीज आ गया। अभी इसमें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा, इसके चलते क्या हमारा जो गरीबी है, क्योंकि हमारा जो खेती था, लैंड जो है, ठीक है, उसका रेवेन्यू तो मतलब हैवी टैक्सेस के चलते ब्रिटिश के पास जा रहा था। तो हमारे किसान के पास, फार्मर के पास क्या था? पैसा नहीं बचता था। उसके कारण से क्या हुआ, ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी मतलब व्यापक गरीबी। ठीक है, व्यापक गरीबी का रूप ले लिया। ठीक, उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर था, राइट, एग्रेरियन जिसको बोलते हैं, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गया, एग्रेरियन डिस्ट्रॉय। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या, लॉस ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या हो गया? आजीविका, आजीविका का नुकसान। ठीक है, अब इतना अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ करोगे, राइट, ड्रेन ऑफ, DRAIN, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन का अगर इतना खर्चा करोगे तो हमारा आजीविका पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मेन जो है, इसके बाद अगर कोई पॉलिसी आता है जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है, ये लैंड रेवेन्यू के बाद, वो वाला जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है, उसका नाम आप लिखो यहाँ। वो है आपका, वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ से नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैप्स मतलब क्या होता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या हो जाता है? लैप्स मतलब सिर्फ बोलते हैं वो लैप्स हो गया मतलब एक्सपायर हो गया उस टाइप से, राइट। इसको क्या बोलते हैं? लैप्स मतलब एक्सपायर हो गया। तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अगर हम डिटेल्स में जाने से पहले, ये लाया किसने, किसने था? एक डलहौजी साहब था, राइट, डलहौजी, डलहौजी, इसके द्वारा लाया गया था। और ये आपका था टाइम पीरियड इसका 1848 से 1856 के आसपास। ठीक है, और इसके विरुद्ध जो हमारा एक ये हुआ था 1800 की 57 की क्रांति, यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, जो रिवोल्ट हुआ था 57 का, उस रिवोल्ट के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है? लैप्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि खत्म हो जाना, एक्सपायर कर जाना। मतलब जो हमारा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ना, प्रिंसली स्टेट हमारे उस टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, राइट, प्रिंसली स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलते थे? देसी रियासतें। ठीक है, देसी रियासतें, रियासतें। ठीक, देसी रियासतें था। और उसका जो हमारा रूलर हुआ करता था, उस स्टेट का रूलर, अगर वो मर जाता था, ठीक है, वो अगर मर जाता था, और उसका अगर कोई, क्या बोलते हैं उसको, आ, मतलब सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर, जो कि उसका अपना जो नेचुरल बायोलॉजिक, नेचुरल ये होना चाहिए, एक सेकंड, ऐसा नहीं, नेचुरल, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, नेचुरल सन, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल सन, अगर उसका कोई नेचुरल सन, बायोलॉजिकल सन एज पर सक्सेसर, ठीक है, अगर नहीं है और रूलर का अगर डेथ हो जाता है, ठीक है, रूलर का अगर डेथ हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो स्टेट है ये लैप्स कर जाएगा, मतलब ये स्टेट खत्म हो जाएगा और ये स्टेट जो है सीधे किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अब उस जो प्रिंसली स्टेट है वो आपका इसमें आ जाता है, और जिसमें से आपका सतारा आगरा आता है। ठीक है, सतारा आपने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बना था, राइट, सतारा, सतारा। ठीक, ये चीज था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे हम, और नेक्स्ट ये पहला मतलब पॉइंट था, पहला ये था, ये जो फीचर था ना, फैक्टर्स दैट लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इज इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एक तो पॉलिसी, उसके अंदर हमारा पॉलिसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे बहुत सारे हैं बट मेजरली हम दो को काउंट कर रहे हैं, राइट। अब दूसरा जो हमको देखना है ब्रिटिश का पॉलिसी था वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये सब क्या था पॉलिसीज, मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉलिसी जिसके कारण से हमको अगेन राइज नेशनलिज्म को हमको बढ़ावा मिला। ठीक है, नेशनलिज्म का राइज हुआ कैसे, इस पॉलिसी के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम होता था, राइट, सिविल सर्विस का एग्जाम, सबसे पहले तो इंडिया का अलाउ नहीं किया है कि इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ठीक है, पहली बात। फिर बाद में इसको रिफॉर्म करके लाया कि हाँ, इंडियन कर सकता है। ठीक है, इंडियन कर सकता है, बट उसको जाना पड़ेगा ब्रिटेन एग्जाम देने के लिए, राइट, इससे आपने पढ़ाई होगा। फिर बहुत ये भी डायरेक्टली नहीं किया, बहुत सारा टाइम लिया, बहुत सारा रिफॉर्म्स किया ये लोग, उसके बाद ही बहुत सारे एक्ट के बाद ये प्रावधान लाया गया कि हाँ दे सकते हैं, बट एग्जाम होगा ब्रिटेन में। तो जबकि ब्रिटिश के साथ ऐसा नहीं था, राइट, ब्रिटिश हमेशा से अपना बच्चों को सिविल सर्विस में जिसको था वो इंटरेस्ट है वो भेज, सिमिलरली। तो ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, राइट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब अनइक्वल, राइट, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा था हम लोगों को, इंडियन को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका मिलिट्री में भी, मिलिट्री में भी में मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री में भी हमको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। सिमिलरली ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है, जहाँ पे एंड अदर फैक्टर्स जहाँ से हमको इंडियन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। सिमिलरली इसी में और लिख सकते हो जो वर्नाकुलर प्रेस था एक्ट, ठीक है, जो 1878 में आया था। इसमें क्या किया, जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेज हमारे इंडियन, जैसे कि बंगाली में, पंजाबी में, राइट, तमिल में, जहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर हुआ करता था, लोकल न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, ठीक है, उसको भी दबाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों में एक तरह से लोगों की जो आवाज थी, न्यूज़पेपर में क्या होता था कि हम अपना ओपिनियन देते थे, राइट। अभी जैसे हम लोग मीडिया बोलते हैं ना, कि हम लोग क्लेम करते हैं ना कि आज के डेट में गोदी मीडिया है, मतलब कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसको ये मीडिया कंसर्न रेज नहीं करता है, राइट। सिमिलरली उस समय क्या था कि लोग जो प्रेस था, लोकल प्रेस, वहां पे अपना ओपिनियन देता था और समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता था। लेकिन इस एक्ट को ने क्या किया कि ये सब लोकल न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था, राइट। वो तो दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, राइट। एक्ट तक हमने देख लिया, राइट, कि यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, थर्ड एस्पेक्ट। थर्ड में क्या हुआ, कल्चरल सप्रेशन, कल्चरल सप्रेशन, SUPPRESSI, ठीक है, कल्चरल
प्रेशर मतलब सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पता नहीं सही लिख पा रहा हूँ कि नहीं, सांस्कृतिक दमन, ठीक है। कल्चरल सप्रेशन, कल्चरल सप्रेशन, ठीक। इसमें क्या हुआ ना, ऐसा ऐसा पॉलिसी लाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, उसको बोला कि खत्म कर दो, ये नहीं चलेगा। जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन है सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वो चलेगा, राइट, सिस्टम है वो चलेगा। और उन्होंने क्या किया, बेसिकली इसको अपना प्रमोट करना शुरू कर दिया, किसको, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। एंड हमारा जो कस्टम्स था, रीति रिवाज, राइट, कस्टम, CUST, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो हमारा एक सेकंड, पेन चलते चलते धोखा क्यों लेता है, ओह, हाँ, ठीक है। कस्टम एंड प्रैक्टिसेस मतलब रीति रिवाज को भी खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। और हमारा जो स्वदेशी इंडिजिनियस लैंग्वेज था, INDEGENOUS, राइट, लैंग्वेज, उसको भी सप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनलिज्म का भावना जो है, ठीक है, नेशनलिज्म का भावना है, यहाँ से भी देखने को मिलता है। फिर चौथा पॉइंट, हमने तीसरा पॉइंट वो देखा था, राइट, तीसरा पॉइंट देखा नेक्स्ट इसका, कल्चरल सप्रेशन। चौथा देखेंगे आप, इरोजन, एक सेकेंड, इरोजन, ठीक है, ऑफ, यहाँ पे आए, ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इससे क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ, इरोजन मतलब खत्म कर दें, ठीक है। ये हमारा जो पारंपरिक है, इसका मतलब पारंपरिक इंडस्ट्री का ये कर देना, ठीक है, क्षरण करना, इरोजन मतलब खत्म करना। कैसे, उन्होंने क्या किया ना, ब्रिटिश ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लाया। सबसे पहले उन्होंने क्या हिट किया, अपना जो इंडस्ट्री है, हमारा उस समय इंडस्ट्री क्या था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, ठीक है, कपड़े का था, और क्या था आपका, हैंडीक्राफ्ट का था, हैंडीक्राफ्ट्स, राइट। बेसिकली मेजर यही था, तो ये लोग क्या किया ना, यहाँ को ये सब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कैसे, जो ब्रिटिश का जो इंडस्ट्री था ना, ब्रिटिश सर, BRITISR, ब्रिटिश, ब्रिटिशर का उन्होंने खुद का अपना, यहाँ पर सिंपल सा बात है, ब्रिटिश जब यहाँ पे आया था, सबसे पहले तो ट्रेड के पर्पज से ही आया था, राइट, ट्रेड मतलब बिजनेस करना, बिजनेस करना, राइट। तो ब्रिटिश सब जब आया तो वो खुद का बिजनेस करेगा, जो यहाँ पे इंडियन जो इंडस्ट्री है, ये तो क्या है, इंडियन इंडस्ट्री है, तो वो उसको पसंद आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको गुलाम बना चुका है, कॉलोनी में है उसका, राइट, उस, ठीक है। तो और कि जब उस आप इंडिया के मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में इंडिया आ गया है, तो आपका इंडस्ट्री चलने देगा क्या, नहीं देगा, सिंपल सा बात है। तो उसने क्या किया, देयर ओन फैक्ट्री या तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने लगा, ठीक है। और ये क्या करने लगा, यहाँ से इसका रॉ मटेरियल को यूज करने लगा, राइट, रॉ मटेरियल को, और यहाँ से रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश्ड गुड, राइट, फिनिश्ड गुड, ठीक है। और यहाँ सबसे रॉ मटेरियल कम पैसे में खरीद रहा है, और फाइनली फिनिश्ड गुड बना के, फाइनल प्रोडक्ट बना के, राइट, फाइनल प्रोडक्ट बना के आप ही को बेच रहा है ज्यादा दाम, ठीक है, सेल कर रहा है, ठीक, एट हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे इंडस्ट्री का क्या हुआ, इरोजन हो गया, हमारा इंडस्ट्री चल नहीं रहा है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ से भी हमारा एक तरह से इकोनॉमिक एक्सपोल यहाँ, और उससे क्या हो गया, एक तो हमारा इंडस्ट्री को खत्म किया,
तो हमारा यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, राइट, पॉवर्टी बढ़ेगा, गरीबी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है, राइट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किसने, ब्रिटिश ने। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा जो भावना है नेशनलिज्म का यहाँ से भी जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक लोगों का प्रॉब्लम नहीं था, राइट, हमारे कितने इंडियंस पे ये अटैक किया होगा इस पॉलिसी के द्वारा। होप आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली पांचवा पॉइंट 4 तक हमने पहुंच गया है। अब हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल, कल TURAL, कल्चरल अवेकनिंग। ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक, मैं लिख दे रहा हूँ जैसा जैसा हिंदी लिखता है। ठीक है, बौद्धिक एंड सांस्कृतिक, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, और जागृति, अवेकनिक मतलब जागृति, मतलब जाग जाना। ठीक है, छोड़ो यार, जाग जाना लिख देता हूँ, आप समझ लेना हिंदी वाला। ठीक है, जाग जाना। तो यहाँ से क्या हुआ ना, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अवेकनिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सोशल ये थे ना, रिफॉर्मर्स, यहाँ से सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, एंड रिलीजन, ये बोल लो आप इसको, सोशल एंड रिलीजियस, RELIGIOS। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स। एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर किसी ने, सोशल रिफॉर्मर्स का मतलब क्या होगा दोस्त आपका, सामाजिक रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म हिंदी बताने। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स मतलब सबसे पहले हम अगर बात करें तो राजा राम मोहन का नाम लेना, नाम ना लेना बेईमानी होगा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, मोहन रॉय। ठीक है, और इसी ने जागरूकता फैलाया सबसे पहले। ठीक है, किसके थ्रू, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के थ्रू। ठीक है, और इन्होंने सबसे क्या दिया कि जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन पर फोकस किया। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन, अगर आप जब एजुकेशन दोगे तो आप डेफिनेटली, जब एजुकेशन आपको दोगे तो आपका क्या होगा, ये बौद्धिक है ना, इंटेलेक्चुअल दिमाग खुलेगा, राइट, और आप जो अवेकनिंग है आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगी, राइट, कि क्या चीजें हमारे साथ गलत हो रही है। ठीक है, तो और इससे क्या हुआ ना, हमारा जो वेस्टर्न थॉट्स है, आइडियाज, राइट, वेस्टर्न आइडियाज या थॉट्स बोल लो, वेस्टर्न कंट्री का, ठीक है, पश्चिमी देशों का आइडिया और थॉट आने लगा। मतलब इन्होंने जागरूकता पैदा किया। जैसे कि हमको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन उस टाइम चल रहा था, अभी आगे बताऊंगा मैं, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। ठीक है, प्लस अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था। हम्म, अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, करेक्ट। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या था कि हमको लिबर्टी चाहिए, राइट, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, करेक्ट, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, ये सब वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब जो है ना, ये सब टर्म को फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है। और राजा राम मोहन राय ने सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म के द्वारा ये सब लोगों तक पहुंचाया इस बातों को, राइट। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को एक्सपोज किया। ठीक है, जो ब्रिटिश का अ, ये था, कॉलोनी का जो एक्सप्लोइटेशन था, तो इनके द्वारा शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा लोगों को बताने लगा और जागरूकता करने लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और देखिए बाहर में, विदेशों में, वेस्टर्न कंट्री में क्या क्या चल रहा है, बट हमको नहीं मिल रहा है, तो लोगों को बताना शुरू किया। ब्रिटिश का पॉलिसी को इन्होंने एक्सपोज किया, राइट। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे बौद्धिक लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो यहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट एक निकाला कि हम अपना जो सेल्फ, ये है ना, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन
एंड नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड को इन्होंने क्या करने लगा, इनको इनका प्रमोशन करने लगा, प्रोमोट मतलब एडवोकेट करने लगा, एडवोकेट कि कि वी आर सेल्फ डिटरमाइंड। आप ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश तुम नहीं होते कुछ हमको डिटरमाइन करने के लिए, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन। और उन्होंने उसके साथ जो है ना, इस आइडिया के साथ, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आइडिया सब जो आ गया, सब वर्ड है ना, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, यहाँ पे इक्वलिटी भी लिख लो, राइट, इक्वलिटी भी आया था। तो यहाँ इसके द्वारा ब्रिटिश को चैलेंज किया, ठीक है। जो हमारे बौद्धिक लोग थे, बुद्धिजीवी सब, राजा राम मोहन राय ने और वही जितने अटैच लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी का जो पॉलिसी था और ब्रिटिशर को यहाँ से चैलेंज मिलना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को जागरूकता आ गया था, राइट, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अवेकनिंग, ठीक है। यहाँ से लोगों को जागरूकता आ गया और ब्रिटिश का जो रूल था उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया था। अब सिक्स देख लेते हैं। अब हमारा कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी फॉर्मेशन होगा, वहां से भी हम लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है, और प्लेटफॉर्म देंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल टिकल मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। यहाँ से आपका नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है 1885 में, ठीक है। और संस्थापक होती है, ये होता है, पता नहीं क्यों मैं, ठीक है। ये हुमे जो है इसका संस्थापक है। और उससे होता क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितने भी बौद्धिक लोग थे, यहाँ पे देखा ना हमने, इंटेलेक्चुअल, इन इंटेलेक्चुअल को, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोगों को प्लेटफॉर्म ये प्रदान किया। और यहाँ से डिमांड आना शुरू हुआ, यहाँ से डिमांड आना शुरू हुआ कि सेल्फ गवर्नमेंट का, सेल्फ गवर्नेंस। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जितने भी बौद्धिक लोग थे, एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल मतलब एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड लोग, वो लोग सब इकट्ठा हुए, यहाँ से सेल्फ गवर्नेंस का नारा लगने लगा, मतलब स्व शासन, ठीक है। ये चीज हो गया। और रेज वॉयस अगेंस्ट, रेज वॉयस एंड दे डिमांडेड, कांग्रेस क्या डिमांड करने लगा, जो खासकर बौद्धिक लोग थे, बुद्धिजीवी थे, एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, और ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट किया और डिमांड करने लगा सेल्फ गवर्नेंस का, राइट। और यहाँ से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का भी डिमांड शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में वो कुछ इंडियन भी आना चाहते थे, राइट। तो यहाँ से भी आपका जो नेशनलिज्म है उसकी भावना जगती है। और इसके साथ साथ और होता क्या है इसमें, एक सेकंड। अब ये जो आईएनसी का जो था ना, मेनली जो था, इसको बोला जाता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी, पॉलिटिकल पार्टी, इसको हमको एक तरह से अगुवा का काम किया इसमें, ठीक है, अगुवा बन गया। अगुवा शादी ब्याह वाला में जो अगुवा का काम करता है ना, दोनों पक्षों का बीच विचार करता है, राइट। इस वही आईएनसी करने लगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, एज पार्ट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पीयर हेड, ठीक है, स्पीयर हेड बन के हो गया फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये हमारा कांग्रेस अगुवा बन गया। और मेनली कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे मोस्टली इस प्लेटफॉर्म में, जो प्लेटफॉर्म बना था, मोस्टली दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ से भी ब्रिटिशर्स को
ठीक है, एक चैलेंज मिलना शुरू हो गया, राइट, इस आईएनसी से, इस पॉलिटिकल सिस्टम से बनने के बाद ब्रिटिशर्स जो थे उनको यहाँ से भी काफी चैलेंज मिलना शुरू हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे आईएनसी में सारे के सारे उस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल थे, वो मतलब एजुकेटेड लोग थे, सब जुड़ना शुरू हो गए। और एजुकेटेड लोग हैं तो सिंपल सी बात है, जो वेस्टर्न, यहाँ से आपको ये बताया था, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, है ना, मॉडर्न एजुकेशन तो राजा राम मोहन ने दे दिया था। तो यहाँ से अब ये सब आइडिया जो है ना, बौद्धिक जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, सब एक कांग्रेस ने जो प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अपना जो वॉइस है रेज करना शुरू कर दिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आपने कांग्रेस को तो बना दिया, ठीक है। उसके बाद होता है 7.6 तक देख लिया, राइट, 6 तक देख लिया पर, हाँ, ये 6 तक देख लिए। अब 7th कारण क्या बन सकता है, जो हमारा इंस्पायरेशन फ्रॉम ग्लोबल मूवमेंट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह। इंस्पायरेशन, हम कहाँ से इंस्पायरेशन हुआ, तो हमारा कंट्री इंस्पायरेशन फ्रॉम ग्लोबल मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। और पहला ही हम देख लेंगे इसमें से, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ था अमेरिका में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये भी ब्रिटिश के ही कब्जे में था, ब्रिटिश साला बहुत हरामी था लोग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया को ही नहीं किया था कॉलोनी, ठीक है, अमेरिका को भी किया था। और ये आपका जो कॉलोनी का पीरियड था 1775 से 1783 तक, ठीक है। और उसको आजादी मिला, अ, आजादी कब मिला था वो डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी। और वो जो उसका जो इंडिपेंडेंस मिला था, इंडिपेंडेंस आप देखना, गोल करना कब किया था, ठीक है, कमेंट करना कब किया था। और एक ट्रीटी हुआ था जिसको हम ट्रीटी ऑफ पेरिस बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला। तो एक तो हमको यहाँ से पता चला कि भाई, जब सेम ब्रिटिशर्स अमेरिका को अब कॉलोनी में मतलब गुलामी नहीं रख सकता, तो हमको क्यों रखेगा, राइट। तो यहाँ से भी हमको एक इंस्पायरेशन मिलता है, राइट। सेकंड में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको मैं बात कर रहा था अभी, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी हमारा आइडिया निकल के आ गया, ठीक है। जो हमारा वहाँ पे ब्रिटिशर्स का नहीं था, वहाँ पे बेसिकली जो मोनार्क था ना, मोनार्की, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, राइट, मोनार्क का शासन था। तो उसको हटाया उन लोगों ने, ठीक है। और यहीं से जो आपका आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक सेकंड, लिबर्टी का जो मैं बता रहा था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी, देन इक्वालिटी, ये सब जो टर्म, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये सब हम हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उस टाइम पे, जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म में एक साथ इकट्ठा हुए थे, सबको ये सब के बारे में पता चला, ठीक है, हमारा अवेयरनेस बढ़ा। फिर तीसरा जो हमारा एक और है, आयरिश मतलब आयरलैंड में, आयरलैंड आयरलैंड में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। और आयरलैंड को भी किसने करके रखा था गुलाम, यहाँ पे भी ब्रिटिश थे, समझ रहे हो। ब्रिटिशर का देखो काम, देखो काम, हाँ, किस लेवल पे जाकर क्या था, राइट। तो और यहाँ पे जो आयरिश वाले थे, आयरलैंड वाले, यहाँ पे भी सॉवरेनिटी को इशू किया था, राइट, मतलब अटैक किया था, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर समराइज करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, समरी देने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, उस टाइम पे इंडिया को तो ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया था, अमेरिका को जब आजादी मिल सकता है, ठीक है, ब्रिटिश का ही कॉलोनी है, आयरलैंड को मिल सकता है, ठीक है, वो भी ब्रिटिश के अंडर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो वहाँ का शासक था, राजा था, उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। किसके चलते, एक ही चीज करना पड़ेगा, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है, इंटायर नेशन को यूनाइट होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो ब्रिटिश को हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश को चैलेंज कर सकते हैं और यूनाइट
नेशन का एक साथ यूनाइट होना ही आपका क्या कहलाता है, नेशनलिज्म। क्या कहलाता है, नेशनलिज्म, राइट। और यहीं से आपका मेन जो है, जितने सारे मैंने फैक्टर्स बताए, इसी कारण से क्या होता है, जैसे कि आपको बिल्कुल पहला से बता दिया, राइट। जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम से लेके यहाँ पे रिकॉल कर लो तो समझ चीज आ जाता है। नेशनलिज्म, फ्रीडम, सेंस ऑफ, ये सब तो मैं डेफिनेशन बताया, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ लॉयल्टी, अटैचमेंट, मतलब ठीक है, ये सब अपने जगह पे सही है। और इन नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी को अटैक किया, ठीक है, नेशनलिज्म के बारे में बता दिया, ये सब जो पॉलिसी का है, राइट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट रोयतवारी, महलवारी, इसमें हेवी टैक्स लगाया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया मेथोडोलॉजी के द्वारा, और ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता था अगर उसका कोई सन नहीं है तो ये सब जैसे रियासत का बात कर लिया हमने। देन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लाया, भेदभाव, सिविल सर्विस में इंडियन का जगह नहीं था, ठीक है, बहुत बाद में रिफॉर्म्स करके इंडियन को दिया, लेकिन वो भी इंग्लैंड जाके एग्जाम देना पड़ता था। मिलिट्री में भी नहीं मिलता था हमको जॉब, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अदर फैक्टर्स भी था, राइट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू हमारा जो लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर पत्रिकाएं छपती थी सबको दबा दे गया, राइट। इससे हमारा जो वॉइस ब्रिटिश के खिलाफ ना उठ सके, राइट। और ये सब क्या है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया, राइट। ये सब मैंने आपको बताया। देन कल्चरल सप्रेशन भी हुआ, राइट, सांस्कृतिक दमन, जिसमें से क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटेन का जो वेस्टर्न है उसको थोपा जा रहा था, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था, राइट। फिर कस्टम, और जो कस्टम एंड प्रैक्टिसेस जो था आपका, रीति रिवाज, राइट, रीति रिवाज जो था इंडिया का, उसको उन्होंने खत्म किया, राइट। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अप्लाई किया, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को लाने की कोशिश किया। फिर इंडिजिनियस लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है इरोजन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, राइट, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो हमारा मेनली टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री था, इन्होंने अटैक किया इस पे, दोनों पे। और जिसके कारण से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा कहाँ से होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी हो गया, भुखमरीज हो गया, राइट। और इसका कारण क्या था कि जो इंडियन इंडस्ट्री था, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया और अपना इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के मतलब ही क्या था, ट्रेड करना, ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस करना, और यहाँ से इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन शुरू हो गया, राइट। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री जो भी छोटा बचा हुआ था, एमएसएमई टाइप से कुटीर उद्योग, वहां से रॉ मटेरियल लेना शुरू किया। फिर वहां से फाइनल प्रोडक्ट, जो गुड्स मतलब जो है ना, फिनिश्ड गुड, फाइनल प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री से बना के इंडिया को ही बेचने लगा ज्यादा दाम में, हाई रेट पे, राइट। तो यहाँ से अगेन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होना शुरू हुआ। देन जो आता है मेन थिंग कि इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अवेकनेस, ठीक है। अवेकनेस का मतलब क्या हुआ कि जो बुद्धिक बौद्धिक लोग थे, ठीक है, और सांस्कृतिक उनका जो जागृति भाव पैदा हुआ, उसमें क्या हुआ कि सोशल रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को किया, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया। फिर उसने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया, राइट। उसके बाद जो हमारा वेस्टर्न आइडियाज है उनको हमारे यहाँ पे सिखाना, मतलब जो रिफॉर्म्स के अंदर हुआ था उसको लोगों को जगाने की कोशिश की गई कि देखो फ्रांस में ऐसा हुआ है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ, तो हम भी अपना यूनाइट होके जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं, और हम अपना इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, ये राजा मोहन राय का कहना था। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, राइट, जहाँ से मेनली आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में ये होम उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, राइट। और यहाँ से कांग्रेस ने एक, सबसे अच्छी बात है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सब सारे जो एजुकेटेड लोग था, इंटेलेक्चुअल लोग था, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ठीक है। और यहाँ से ब्रिटिश को एक चैलेंज मिलना शुरू हो गया, सबने अपना रेस वॉइस किया, और सबने डिमांड किया कि एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाओ, और यहाँ से डिमांड किया था उसका सेल्फ गवर्नेंस का डिमांड था, राइट, स्वराज का, ठीक है। और कांग्रेस को बोला जाता है कि अगुआ का काम किया, स्प्रेड हेड ऑफ डिमांड, राइट। जो नेशनल मूवमेंट का था, उसका सबसे अगुआ का काम किया कांग्रेस ने। देन उसका जो मेन लीडर यहाँ पे था, दादा भाई नेहरू था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ से समझा गया। अब सातवां हमने क्या देखा कि इंस्पायरेशन फ्रॉम ग्लोबल मूवमेंट, मतलब जो हमारा वेस्ट में क्या हो रहा था, राइट, वेस्ट में
पश्चिमी देशों में क्या हो रहा था, उसमें देखा कि अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ इस पीरियड पे, वो भी ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनी किया गया था, कॉलोनिज्म था, राइट। उसमें इंडिपेंडेंस हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ से जो मोनार्क का शासन था, रूलर था, वहां से हटाया गया। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का जो जन्म है इसी रिवोल्यूशन से आता है, फ्रांस का रेवोल्यूशन से, राइट। दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस। और उसके बाद एक आयरिश मतलब आयरलैंड में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, और मैं वो भी गुलामी किसका था, ब्रिटेन का ही था। और यहाँ से भी सोवरेनिटी को उन्होंने चैलेंज किया, अटैक किया, और फाइनली क्या हुआ, उसको भी मिला। और ये सब चीजें हमको क्या इंस्पायर करती है कि अगर हम एज ए कंट्री, होल कंट्री अगर हम यूनाइट करें, ठीक है, यूनाइट करें, तो हम ब्रिटिश को चैलेंज कर सकते हैं। और वही हुआ, काफी मकसद के बाद हमने नेशनलिज्म को, भावना को राइज किया। ठीक है, ये था होल पॉइंट। अगर आपको थोड़ा सा और कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते थे, जो मैंने कुछ मोमेंट हुआ था ना, मास मोमेंट, रोल ऑफ मास मोमेंट। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं कि इतना लिखने के बाद आपको समय बचेगा, और है तो बहुत कुछ, जितना स्वदेशी आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ठीक है, ये सब का भी कहीं ना कहीं योगदान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना मैंने बताया, कि जो क्वेश्चन था राइज ऑफ, क्वेश्चन जो पूछा था आपको, व्हाट इज द मेन रीजन, राइट, मेन रीजन, मेन रीजन और फैक्टर्स दैट लीड टू, दैट lead to that lead to rise of, rise of नेशनलिज्म। ठीक है, यही क्वेश्चन था, NATIONALIS क्वेश्चन ही पूछा था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स देने के बाद मुझे लगता है कि आपका आंसर में सारा कुछ कवर हो गया होगा। ठीक है, नेशनलिज्म को पहले आपको डिटेल से समझाया, देन ये सब चीजें बता दिया है। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, है ना। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, राइट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।